Good morning, students. In our last class, we have completed the first part of our chapter 8, that is the gravitation, right? Now, from today, we are going to start the second part of our chapter 8, that is the motion of satellites. So, obviously, as the name suggests, that in this part, we are going to discuss about the satellites that are being launched into the space, right? तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किस तरीके से किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और उसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज द एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी और अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की क्या वैल्यू है वो समझते हैं. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यू नो दैट व्हेन वी वांट टू लॉन्च द सैटेलाइट, देन we need to launch them with such a great velocity that the satellite can go out of the gravitational field of earth and then it can revolve into the orbit of our earth, right? जब भी हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हमको उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाना पड़ता है कि वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए और जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व कर पाए, राइट? सो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं ताकि वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, राइट? और अगर हम उससे कम वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट? अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझूं, सो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर है तो अर्थ उसको अपनी ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट करेगी और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस की तरफ आएगा. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के बाहर चला गया, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ की ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होगा और अर्थ जो है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, राइट? सो सैटेलाइट्स को इसी तरीके से लॉन्च किया जाता है कि सैटेलाइट्स को हम इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाएं कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाए और अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगा पाए, राइट? So escape velocity, we can define escape velocity as that minimum velocity at which an object should be accelerated so that it can go out of the gravitational field of any planet, right? अगर मैं इस escape velocity के लिए डेरिवेशन करूं, इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाहें, so फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी नो दैट सिंस हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की बात कर रहे हैं और वी कैन से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, राइट? इसका मतलब हम उसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाने की बात कर रहे हैं. इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और यू नो दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द एनर्जी possessed by the virtue of motion of an object is called the kinetic energy, राइट? जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके मोशन के कारण जो एनर्जी वो पजेस करता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. You have to keep this in mind that small m will be the mass of the object and capital M will be the mass of the earth. Also, since यहाँ पे मैं escape velocity की बात कर रहा हूँ, that's why I have to write VE here, where this VE is denoting the escape velocity. Escape velocity is that particular velocity जिस velocity से हमने उस object को accelerate करवाया तो वो अर्थ की gravitational field से बाहर चला जाएगा, right? Also मुझे एक चीज पता है by universal law of gravitation that this F is equals to
GMM upon में R square, where capital G is the universal gravitational constant, capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the object, and capital M is the capital M is the radius of the earth, right? यहाँ पे मैं उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए x से डिनोट कर देता हूँ. So I suppose that the radius is denoted by x here. That's why I've just written x in the place of r. It's just for my convenience that I have written it, right? Now, students, we know that the formula for work done is given by work done is equals to force into displacement. जो वर्क डन होगा उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट कैन बी गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम विल बी लाइक दिस. ये हमारी अर्थ है, दिस अर्थ का सेंटर, द सेंटर ऑफ अर्थ इज डिनोटेड बाय O. लेट R बी द रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है और हमने मान लिया कि हमको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर इस पोजीशन तक लेकर जाना है. ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई, लेट दैट टोटल डिस्टेंस इज सपोज टू बी dx हियर, एंड ये जो पूरी डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया x, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन x हियर, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अर्थ of mass capital M and the object of mass small m, और उन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है that is denoted by x, so we have written x here, right? Now students, we should just put the values here. हमारे पास फोर्स की वैल्यू है that is GMM upon में x square into the displacement that is being given by dx here. Also, the work done can be given by dw, where dw is the small amount of work done. अगर मुझे total amount of work done की वैल्यू निकालनी है, so I have to integrate both these equations so that I will get the amount of total work done, right? So I am just integrating both sides. अब चूंकि हमने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया है, so यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी. So we should just apply the limits of integration also. So work done की जो limits हैं वो हो जाएगी from 0 to w. dx is basically the distance that we are talking about. यहाँ पे जो limits हो जाएंगी that is from r to infinity, right? अभी तक हम जो limits ले रहे थे वो infinity से r ले रहे थे. यहाँ पे हमने जो limit ली है वो r से infinity ली है. The reason is that कि अभी तक जब हम gravitational potential की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम इन्फिनिटी से रेडियस तक उस ऑब्जेक्ट को ला रहे थे, राइट? यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं. यहाँ पे हम अर्थ की सरफेस से उसको इन्फिनिटी तक लेकर जाना चाहते हैं. तो जो लिमिट्स हैं वो जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगी. वहाँ पे इन्फिनिटी से आर लिमिट हुआ करती थी, यहाँ पे आर से इन्फिनिटी जो है वो लिमिट होगी. द रीजन आई हैव क्लियर द रीजन ऑल्सो, राइट? इसको जस्ट सिंपली सॉल्व कर देंगे. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी गिवन बाय w. जो लिमिट्स हैं वो हमने एज इट इज पुट कर दी, दैट इज फ्रॉम 0 टू w. जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हम बाहर ले आए, दैट इज कैपिटल G, कैपिटल M एंड स्मॉल m. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर dx. द लिमिट आई हैव रिटन r टू इन्फिनिटी, राइट? जब यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w, यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा w माइनस 0, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एंड सिंस आई हैव गेट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो w माइनस 0 इज w एंड आई हैव रिटन इज एज इट इज. दिस GMM I have written as it is as well. It will become from r to infinity x to the power minus 2 dx, right? जो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है उसको मैंने x to the power minus 2 की टर्म्स में लिख दिया. नाउ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, सो वी विल गेट GMM as it is. Students, you know that the formula for integration of x to the power n can be given by integration of x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon में
n plus 1, right, where the value of this n can be given by -2, right, जो n की वैल्यू है वो -2 होगी. So यहाँ से हम पुट कर देंगे x to the power -2 plus 1 अपॉन में -2 plus 1, right, और जो लिमिट है वो हो जाएंगी फ्रॉम r to infinity. Now what we are going to do is जो लिमिट्स हैं उनको जस्ट हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद जो लिमिट्स हैं उनको अप्लाई कर देंगे, सो दैट वी विल गेट दिस w इज इक्वल्स टू gmm इंटू x टू द पावर -1 अपॉन में -1 फ्रॉम r टू इन्फिनिटी. ये जो -1 है ये मैंने बाहर लिख दिया एंड आई विल गेट -gmm अपॉन में x टू द पावर -1. I can do one more thing, that is I can write -gmm as it is 1 by x from r to infinity. Now you know that अब ये पूरा सॉल्व हो गया. अब जस्ट हमको जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर देनी है. So on applying the limits we will get -gmm 1 by infinity minus 1 by r. -gmm again as it is 1 by infinity की वैल्यू हो जाएगी 0, -1 by r as it is, minus minus plus, and we will get gmm by r, right. So this is the total amount of work done, that is gmm by r, right. Also students, we know that the kinetic energy can be given by half mv square, जो हमने लिखा था. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हमने लिखी थी that is half mv square, where that v is the escape velocity, that's why we have denoted it with ve square, right. So that we will get from here kinetic energy is equals to half mv square, right. एक चीज और आपको पता है, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी भी होती है, right. The capacity to do work is called as the energy. So जो वर्क डन होगा वही एनर्जी भी होगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का RHS और सेकंड इक्वेशन का RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. अगर ये वर्क के बराबर और ये एनर्जी के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर. सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट इक्वेट कर दिया. जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, सो वी विल गेट gmm अपॉन में r इज इक्वल्स टू हाफ m ve square, right. Now ve where this ve is the escape velocity, तो हमको बेसिकली इस ve की वैल्यू निकालनी है. एक चीज करते हैं, m से m कैंसल, we will get ve square is equals to 2 gm upon में r, right. Or you will get from here ve is equals to under root 2 gm upon में r. So this can be one of the expression for the escape velocity ve. Also हमको पता है एक चीज, that small g is equals to capital gm upon में r square. हमको पता है by the relation between capital G and small g we know that small g is equals to capital gm upon में r square. यहाँ से अगर मैं gm की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिल जाएगा gm is equals to small g r square, or you will get from here ve is equals to under root of 2. gm की जगह पे हम लिख देते हैं small g r square upon में capital R, R से R cancel, or you will get from here 2 g r. This is the expression for the escape velocity, right. ये एक्सप्रेशन है एस्केप वेलोसिटी के लिए. यहाँ पे हमको g की वैल्यू भी पता है, अर्थ पे g की वैल्यू, ऑल्सो हमको अर्थ की रेडियस भी पता है. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड अर्थ पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू है जनरली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस वेलोसिटी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी अर्थ सरफेस को
क्रॉस करके, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर जा पाएगा, राइट। अगर मून पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड, मून पे अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो इट विल बी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है मून पर। ऑल्सो अगर मैं सन पे एस्केप वेलोसिटी की बात करूं तो सन पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन द सन, राइट। सो दीज टू आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, जो हमको न्यूमेरिकल पर्पस से लर्न होनी चाहिए। सन की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, बट स्टिल जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज आई हैव शेयर इट विद यू। एक चीज और आप कंक्लूड कर सकते हो कि अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मून। और क्यों ऐसा? क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, ये चीज पता है कि अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मून। और यू नो दैट अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी के मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम्स होती है, राइट। मतलब कि मून पे जो ग्रेविटी है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, और सिंस वहां पे ग्रेविटी कम है तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी वहां पे कम होगी, राइट। सो दीज टू आर द इक्वेशंस दैट वी हैव गॉट। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो रेज होता है। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, आपको पता है कि हमारी अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर होता है, राइट। दैट इज एन एनवलप ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के आसपास में एटमॉस्फेयर है, ये चीज हमको पता है। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर हमको मून के आसपास क्यों देखने को नहीं मिलता है, राइट। What is the reason that we can get we find the atmosphere around the Earth's surface, but we do not find such kind of atmosphere around the moon surface, right? So what can be the reason for this thing? So the reason for this thing can be given as that कि we know that the escape velocity for Earth is 11.2 kilometer per second and the escape velocity for moon is 2.4 kilometer per second, right? इसका मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अर्थ की सरफेस को क्रॉस करके उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है तो उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और नॉर्मली जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और सिंस उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो वो अर्थ के ऑर्बिट में ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रहते हैं। इसलिए हमको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिलता है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं मून की बात करूं तो मून पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो सिर्फ 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। दैट इज जो गैस पार्टिकल्स हैं उनको बहुत कम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कैन गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मून, राइट। और जो गैस पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली इतनी वेलोसिटी इजीली गेन कर लेते हैं, और since they gain this much velocity easily so they will go out of the gravitational field of the moon, and since they go out of the gravitational field of moon so there is not any kind of gravitational field that we can observe around the moon, right. So this is basically the reason why we get the gravitational field around the earth while the same kind of gravitational field is not found around the moon. The reason behind that is basically the escape velocity, right. Now the next topic would be हम बार बार बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स की, राइट। इस चैप्टर में we are going to talk about the satellites. So we should know that what do we exactly mean by the satellites. हम क्या समझते हैं सैटेलाइट्स से, राइट। सो सैटेलाइट्स क्या होती हैं और किस तरीके से किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो है वो मूव करती हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। और कितनी टाइप की सैटेलाइट्स होती है, दिस थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन, राइट। सो आपको पता है जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली देयर आर नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट
and the natural satellite. So satellite are just the celestial bodies that revolve around any of the planet. एक ऐसी celestial body जो कि किसी भी planet के around revolve करे और उसकी हेल्प से हम उस planet के बारे में informations जो है वो gain कर सकें, right? All such kind of celestial bodies are said to be the satellites. As I have just told you that there are two types of the satellite, that is the natural satellite and the artificial satellite. So obviously, as the name suggests, natural satellites are those which are found naturally, means we have not sent them by our own end. Both satellites जो हैं वो originally वहाँ पर ही हैं, जिनका existence जो है वो कि naturally है, right? The best example of a natural satellite is moon. We know that हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, हमारी अर्थ के आसपास मून जो है वो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जो मून है दैट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ, राइट? जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वैसे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं, वेदर इट बी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड ऑल द प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट की कोई ना कोई नेचुरल सैटेलाइट है जो कि उसके आसपास चक्कर लगाती है, राइट? सो नेचुरल सैटेलाइट जो हैं वो नेचुरली फाउंड की जाती हैं, और इनका ह्यूमन का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है. वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट कि वीनस एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, राइट? Rest all the planets have their natural satellites, but the Venus is the only planet which do not have its natural satellite. Artificial satellites वो जो साइंटिस्ट डेवलप करके लॉन्च करते हैं इनटू द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट, राइट? सो ऐसी सैटेलाइट्स जिसको कि साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है बाय देयर ओन हैंड and by their discoveries, all that kind of satellites are called as the artificial satellites. आपने सुना होगा बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, Sputnik first, Sputnik second, and there are so many names of the satellites that are the artificial satellites, right? So it's just the theory topic. We should know about the satellites. हमको एक सैटेलाइट के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो that I have just explained it to you here. जैसे अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वैसे बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं. मार्स के लिए हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है. सिमिलरली ऐसी बहुत सारे मतलब सभी प्लैनेट्स के लिए या मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के लिए वी कैन से द साइंटिस्ट हैव लॉन्च द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स. थैंक यू.